हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जो आपको प्रोवाइड करता है 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या 2 चैप्टर आपको फ्री करवाएं और उसके बाद कह दिया जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लो या फिर कोई चार्ज पे करो तब जाके आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम देखने वाले हैं त्रिभुज चैप्टर, यानी कि जो आपकी कक्षा 9वीं का पार्ट 7 है, इसको आज फुल्ली फिनिश करने वाले हैं, यानी मात्र सुपर 30 मिनट रिवीजन। यानी कि भाई मात्र 30 मिनट के अंदर हम पूरे चैप्टर को फुल्ली रिवाइज करने वाले हैं। तो इस सुपर 30 मिनट रिवीजन के सीरीज में आज हम इस बेहतरीन सेशन त्रिभुज को कंप्लीट करने वाले हैं, यानी इस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और साथ ही साथ इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे पूरा चैप्टर फुल्ली रिवाइज होता है उसको भी देखने वाले हैं। तो सेशन को जरा सा भी स्किप मत करना, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर इसे शेयर कर देना जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए। तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं क्या क्या चीजें हैं इसमें। तो यहां पर भाई सबसे पहले मैं बताऊं तो इसके इंट्रोडक्शन में, मतलब इस चैप्टर में क्या क्या है, तो यहां पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि त्रिभुज की भूमिका, यानी त्रिभुज होता क्या है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद त्रिभुज की सर्वांग क्षमता क्या होती है, भाई त्रिभुज जो होता है उसकी सर्वांग क्षमता होती क्या है, और उसके बाद सर्वांग क्षमता की कसौटियां क्या होती है, मतलब क्या क्या कंडीशंस होती है तब ये दो त्रिभुज जो होते हैं वो सर्वांगक्षम होते हैं, वो चीज देखेंगे। उसके बाद भाई किस एक त्रिभुज के कुछ गुण, भाई त्रिभुज के कुछ इंपॉर्टेंट वाले जो गुण हैं ना उसके, वो भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे एक त्रिभुज में असमीकाएं, इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल, वो चीजें हम देखने वाले हैं। ओके, तो करते हैं स्टार्ट और इसमें देखते हैं क्या क्या चीज। तो यहां पर भाई सबसे पहले हमने देखा त्रिभुज की भूमिका। भाई पहले क्या त्रिभुज की भूमिका, त्रिभुज होता क्या है, तो सबसे आप बचपन से पढ़ रहे हैं त्रिभुज, तो क्या भाई त्रिभुज वह आकृति होती है जो 3 भुजाओं से बंद होती है। तो भाई 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है, ये बात आप बचपन से ही पढ़ रहे हो। भाई 3 भुजाओं से, भाई पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। डन। और इस आकृति की बात की जाए तो इसमें ए बी सी, जिसमें कि हम कहें ए बी, ए सी और बी सी, ये 3 तो भुजाएं होती हैं। मतलब इसमें क्या है भाई, पहली भुजा, दूसरी भुजा, 3 भुजाएं हैं, और साथ ही साथ इसमें क्या होती है, तो 3 कोण होते हैं। तो यानी यहां पर मैं कहूं एक्स और ये वाई और ये जेड, ये 3 कोण होते हैं। भाई त्रिभुज के अंदर 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं। भाई ये 3 शीर्ष हैं। डन। ये सबसे बेसिक है जो कि बचपन से आप पढ़ ही रहे होगा त्रिभुज के अंदर, जो आप 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं में भी आके पढ़ ही रहे हो, तो ये इन सब चीज़ों में आप देख रहे हो। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैंने आपको रिवाइज करवा दी कि भाई त्रिभुज होता क्या है। भाई सबसे बेसिक, सबसे सिंपल है, कोई नहीं, हर चीज़ पढ़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर भाई पहली बात तो ये हो गई। और उसके बाद हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। डन। ये हमने देखा त्रिभुज की भूमिका में त्रिभुज है क्या। अब इसके बाद देखते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें में क्या क्या है। तो भाई सबसे पहले त्रिभुज की सर्वांग क्षमता की बात करते हैं। तो त्रिभुज की सर्वांग क्षमता क्या होता है, तो इससे तात्पर्य यह है कि ऐसी 2 आकृति जो एग्जैक्ट सेम, बिल्कुल सेम होती है, उसे सर्वांग क्षमता कहते हैं। यानी कि यहां पर मैं देखता हूं कि भाई एक त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज ये आ गया। अब दोनों त्रिभुज एकदम सेम हो जाए, सेम मतलब अगर मैं कहूं कि ये 5 का है तो ये भी 5 का है, ये 4 का है तो ये भी 4 का है, ये कहूं 6 का है तो ये भी 6 का है। अब भाई दोनों तो बिल्कुल सेम आ गए, ठीक है भाई, एकदम सेम आ गए, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये सर्वांगक्षम हो गया। तो ऐसी 2 आकृति जो एग्जैक्ट सेम, बिल्कुल सेम हो जाए, उसे सर्वांगक्षम कहा जाता है। तो फिलहाल हम त्रिभुज में बात करें तो त्रिभुज ये आपके पास है, और इसमें मैं देख पा रहा हूं कि भाई ये ए है, बी है और सी है, और यहां पर पी है, क्यू है और आर है। तो इसकी सर्वांग क्षमता की बात की जाए तो कैसे लिखा जाता है इसे, तो त्रिभुज ए बी सी जो है ये सर्वांगक्षम हो जाएगा, इस तरह से बराबर का निशान होता है और ऊपर ये इस तरह से होता है। ये सर्वांगक्षम है किसके, तो भाई त्रिभुज पी क्यू आर के। भाई ये 2 त्रिभुज जो है वो आपस में सर्वांगक्षम हो गए। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है। अब ये 2 त्रिभुज सर्वांगक्षम है तो उससे तात्पर्य ये होता है कि इन दोनों त्रिभुज के सभी भुजाएं बराबर हैं, यानी कि ए बी जो है, ये देखो पहला ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर होगा। क्या दिख रहा है आपको, ए बी और पी क्यू बराबर, तो भाई बिल्कुल होगा। उसके बाद बी सी भुजा जो है वो क्यू आर के बराबर होगा। तो क्या दिख रहा है, बी सी और क्यू आर बराबर, तो भाई बिल्कुल है। और उसके बाद ए सी भुजा जो है वो पी आर के बराबर होगा। तो क्या ये दिख रहा है आपको, तो ए सी 4 है और पी आर भी 4 है, तो भाई बिल्कुल। तो इस कंडीशन में आप देख लेना, अगर 2 त्रिभुज सर्वांगक्षम है तो उनकी संगत भुजाएं, यानी कि पहली भुजा पहले से, दूसरी भुजा दूसरी से, तीसरी भुजा तीसरे से,
ठीक है। तो अगर दो त्रिभुज सर्वांश में उनके तीनों संगत भुजाएं बराबर होती है, तो पहले दो को देखा हमने, यानी ए बी एक भुजा है और पी क्यू मतलब पहले वाले पे आ गया, फिर बी सी लास्ट में है तो क्यू आर लास्ट में, ये भी बराबर होगा, और पहला लास्ट और पहला लास्ट ये भी बराबर होगा, ये लिख दिया। और अगर दो त्रिभुज सर्वांश में तो उसके संगत कोण भी बराबर होंगे, यानी ए जो है वो पी के बराबर होगा कोण के, बी जो है वो क्यू के बराबर होगा, और जो सी है वो आर के बराबर होगा। ये चीज याद रखना कि अगर दो त्रिभुज सर्वांश में तो उसका ये कोण है इसके बराबर होगा, भाई ये x है तो ये भी x होगा, और ये अगर y है तो ये भी y होगा, और ये अगर z है तो ये भी z होगा, याद रखना। डन, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो कि भाई सर्वांक्षमता होती क्या है, वो चीज हमने देख ली। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। तो अगली वाली बात क्या है, तो त्रिभुज की सर्वांक्षमता के लिए कसौटियां, यानी दो त्रिभुज अगर सर्वांक्षम है तो उसकी कसौटियां क्या हैं। तो कसौटियों की अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो जैसे कि ये त्रिभुज आपके पास है जो कि सर्वांक्षम है, ठीक है, ये त्रिभुज जैसे कि हमारे पास सर्वांक्षम है। अब इस सर्वांक्षमता की कसौटियां की बात अगर मैं करता हूं यहां पर, तो इसके अंदर सबसे पहले मैं देखूंगा यहां पर, भाई मैंने इसकी लाइन ये खींच दी, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं क्या कैसे कैसे सर्वांक्षम हो सकता है, कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। तो मैंने यहां पर लिखा त्रिभुज ए बी सी, ये क्या है, तो भाई ये सर्वांक्षम हो रहा है त्रिभुज पी क्यू आर के, भाई पी क्यू आर के सर्वांक्षम हो रहा है। और इसमें फर्स्ट रीजन की अगर मैं बात करूं, तो अगर इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं, तब इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो इसको लिखेंगे भुजा भुजा भुजा। भाई देख पा रहे हैं, पहली भुजा पहले के बराबर, दूसरी दूसरे के बराबर, तीसरी तीसरे के बराबर। अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो दो त्रिभुज आपस में सर्वांक्षम, कंडीशन ये आ गई, भुजा 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 से सर्वांक्षम है। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई अब चलते हैं नेक्स्ट सेकंड वाले पे। अगर किसी दो त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं बराबर है, कौन कौन सी, तो भाई ये दो भुजाएं बराबर हैं और उनके बीच का ये कोण बराबर है, दो भुजाएं बराबर हैं और उनके बीच का ये कोण बराबर है, ये तीन चीजें बराबर है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में हम फिर से लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी जो है ये सर्वांक्षम हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। लेकिन अब की रीजन क्या होगा, तो भुजा कोण भुजा आएगा, यानी देखो भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, यही हो रहा है। पहली साइड पहले के बराबर, फिर कोण कोण के बराबर, फिर भुजा भुजा के बराबर, यही है। तो इस कारणवश हमने साइड एंगल साइड लिखा। डन। और उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं। अगर मैं इस 5 को यहां से हटाता हूं, और अब देखिए क्या है, पहला कोण बराबर है, फिर एक भुजा है, फिर कोण बराबर है, ये कंडीशन आती है, तब क्या होगा। तो इस थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करता हूं कि मैंने लिखा त्रिभुज ए बी सी, ये अगर सर्वांक्षम होता है त्रिभुज पी क्यू आर के, वो भी किस कंडीशन में, कि पहला एंगल बराबर है कोण, फिर भुजा, फिर कोण, तो एंगल साइड एंगल, भाई ये आपकी कंडीशन होगी। यानी कि मैंने लिखा कोण भुजा कोण एंगल साइड एंगल, इससे ये सर्वांक्षम हो रहा है। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई ठीक है। उसके बाद मैं चलता हूं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या होता है कि अगर कोई दो त्रिभुज है, अगर कोई दो त्रिभुज है और इसके अंदर, इसमें मैंने यहां पर लिख दिया भाई, इसके अंदर मान लो कि ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है दोनों, ठीक है, ये दोनों के 90 डिग्री के हैं। तो अगर आपके सामने दिखा ये 90 डिग्री का है और उसके बाद ये भुजा इसके बराबर है और उसके बाद कोई सी एक साइड, ये साइड इसके बराबर है, पर ये चीज हो गई आपके सामने। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में हम इसको लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी जो है ये सर्वांक्षम हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। और इसमें क्या लिखें, इसमें क्या ये लिखा जा सकता है कि कोण भुजा भुजा, क्या ये लिखा जाता है, तो नहीं, ये नहीं लिखा जाता। हम क्या लिखेंगे, 90 के सामने वाला क्या है, तो भाई ये है आपका कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज, और ये एक भुजा है, यही चीज है। तो भाई एक तो समकोण है यानी कि राइट एंगल, तो ये आएगा राइट एंगल, और उसके बाद हाइपोटेन्यूज मतलब कि कर्ण, ये आ गया, और एक भुजा आ गया। भाई होता है समकोण में क्या होता है, 90 के सामने वाला कर्ण और एक भुजा और एक कर्ण 90 डिग्री, तो इससे RHS से ये कॉन्ग्रुएंस यानी सर्वांक्षम हो गया। डन, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 4 आपके कसौटियां हैं जिससे कि दो त्रिभुज आपस में सर्वांक्षम होते हैं। ओके डन। अब देखिए गलतियां कहां होती है, मैं वो भी आपको बता देता हूं, और वो क्या है, तो अगर मैं 5वां यहां पर लिख देता हूं त्रिभुज ए बी सी, और ये सर्वांक्षम है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, और इसके अंदर आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है कि इसमें दोनों भुजाएं जो हैं, भाई यहां पर मैंने देख लिया, हाँ जी, इसमें आपको दे दिया जाए कि ये कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है। अगर ये चीज आपको दे दी गई है, ठीक है, मतलब कि तीनों कोण बराबर है। अब तीनों कोण का मतलब यहां पर आ गया कोण कोण और कोण, और इससे अगर आपने सर्वांक्षम लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, सर्वांक्षम नहीं होता, ये समरूप होता है।
ठीक है, ये सर्वांक्षम नहीं है, यानी ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, याद रखना। और उसके बाद नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं तो अगला वाला क्या है, तो अगले वाले में ये है कि अगर मान लो कि दो कोण आपके पास बराबर आ गए, भाई दो कोण आपके पास बराबर आ गए और तीसरी ये वाली भुजा बराबर है, भाई दो कोण बराबर है और तीसरी भुजा बराबर है, अच्छा ये भी है, दो कोण है और भुजा बराबर है, ये कंडीशन में क्या होगा, तो एक चीज याद रखना, अगर दो कोण बराबर और एक भुजा बराबर तो उस कंडीशन में तीसरा कोण भी बराबर होगा, और तीसरा कोण बराबर हो गया तो कोण भुजा कोण से, और ये सर्वांगक्षमता आपका आ जाएगा किसके अंदर, तो भाई ये आ जाएगा इसके अंदर, भाई ये वाली सर्वांगक्षमता इसके अंदर आ जाएगा, एंगल साइड एंगल। भाई दो कोण जब बराबर था तो तीसरा कोण तो बराबर होगा ही, तो ये अपने आप इसके अंदर आ जाएगा। ओके, या फिर आप इसी के अंदर अगर आपके पास आता है इस कंडीशन में ऐसा, मैं एक एक्सेप्शन अलग से बता देता हूं कि इसके अंदर ये है कि अगर दो कोण बराबर है और भुजा बराबर, तो उस कंडीशन में आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो कि भाई क्या, तो एंगल एंगल और उसके बाद भाई साइड, इससे भी कॉन्ग्रुएंसी होती है, सर्वांगक्षमता होता है। ओके, लेकिन अगर मैं इसी में कहूं कि ये आपका कोण बराबर नहीं है, ये भुजा बराबर है, भाई ये कोण बराबर नहीं है, ये कोण बराबर नहीं है, ये वाली भुजा बराबर है, यानी कि ये भुजा इसके, ये भुजा इसके और ये कोण है, तो क्या इसको हम सर्वांगक्षमता लिख सकते हैं? त्रिभुज ए बी सी जो है, क्या ये सर्वांगक्षमता लिखा जा सकता है पी क्यू आर के, जिसमें मैं देख पा रहा हूं भुजा भुजा कोण है, यानी साइड साइड एंगल है, तो क्या ये पॉसिबल है? तो नहीं है। ये दो कंडीशन याद रखना, ये पॉसिबल नहीं होती। ओके, ये नहीं होता, यहाँ ऐसी गलतियां नहीं करनी है। अब ये आपके कसौटियां यहाँ पर फिनिश होती है कि आपको मात्र ये 4 कसौटियां लेनी है और ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, डन। चलो ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं आगे की बात क्या होने वाली है। तो आगे हमारे पास है त्रिभुज के कुछ गुण की बात करते हैं। गुण कैसे? तो गुण की हम बात करते हैं तो सबसे पहला गुण ये होता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी कि अगर हमारे पास एक त्रिभुज कुछ ऐसा है जिसके अंदर ये भुजा इसके बराबर आपको दे रखा है, तो ये हमने ए बी और सी किया, और इसके अंदर क्या है, जैसे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं बराबर हैं, तो अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो उसके सामने सम्मुख कोण जो है, यानी तब इसके सामने वाला ये कोण और इसके सामने वाला ये कोण, भाई ये दोनों जो कोण है, जैसे कि मानो मैंने इसको x लिया और इसके सामने वाला कोण ये x ले लिया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर दो भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। क्या भाई? बराबर होंगे। तो यहां पर यही बात ये कहना चाहता है फर्स्ट की, अगर इसकी दो भुजाएं बराबर तो उसके सम्मुख कोण बराबर होगा। ओके, तो ये तो हो गई आपकी परिमेय 7.2 जो ये बात कहना चाहता है, जो कि हमने समझ ली है। यानी क्वेश्चन में अगर कभी आपको दो भुजाएं बराबर दे रखी है तो आप उसमें अपने आप लिख देना कि भाई दोनों कोण भी बराबर है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, परिमेय 7.2 से। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, तो अगली इसी बात को उल्टी तरीके से कहा गया है क्या, कि अगर किसी त्रिभुज के बराबर कोण, भाई अगर मान लो कि भुजा बराबर नहीं दे रखा, आपको कहा है कि कोण बराबर है, अगर आपको कोण बराबर दे रखा है तो आप इसके सम्मुख भुजाओं को बराबर लिख दोगे। यही भी है ना, एक किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, उसके सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये त्रिभुज के आपके गुण हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। ओके, इसके यूजेस भी हैं क्वेश्चंस के अंदर, वो आपको याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है। भाई यहां पर त्रिभुज में असमीकाएं, इन इक्वालिटीज ऑफ ट्राइंगल की बात करते हैं, इन इक्वालिटीज इन ट्राइंगल। तो त्रिभुज के अंदर असमीकाएं की बात करें तो भाई यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो, यानी अलग अलग हो, तो लंबी भुजा के सामने की कोण जो होगा वो बड़ा होगा। वो कैसे? तो यहां पर देखिए, जैसे कि मैंने ये बनाया कुछ, ठीक है, आप इसमें देख पा रहे हो कि ए है, बी है और सी है, भाई ये चीज दिख रहा है। इसके अंदर आप इसमें साफ साफ देख पा रहे हो कि ए बी जो है ये बड़ा है किससे? AC से बड़ा है। भाई ए बी जो है वो AC से बड़ा है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर, इस परिमेय के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है, अगर बड़ी भुजा है तो उसके सम्मुख कोण भी बड़ा होगा। यानी कि इस AB के सामने का कोण अगर ये x है और इस AC के सामने का कोण ये y है, तो उस कंडीशन में AB के सामने कोण कौन सा है? x। तो x कोण जो होगा वो बड़ा होगा किससे? y कोण से। याद रखना, वही चीज है ना, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान है तो लंबी भुजा के सामने के का सम्मुख कोण जो है वो बड़ा होगा। तो लंबी भुजा AB है और AB के सामने का कोण कौन सा है? तो x है, तो वो बड़ा होगा, और AC के सामने छोटा कोण होगा जो कि y होगा। डन, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात आपके समझ में आ गई। चलो ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पे। तो किसी त्रिभुज में बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होती है, यानी कि अगर देखो इसके अंदर क्या था, जब हमें ये दे रखा था तो हमने ये लिखा, और इसी बात को दोबारा से अगर कहा जाए कि भाई कोण y जो है ये बड़ा है कोण x से,
अगर y जो है वो x से बड़ा है, ठीक है, अगर y x से बड़ा है तो आपको सीधे ध्यान में रखना है क्या, y बड़ा है तो y के सामने वाली भुजा बड़ी होगी, तो यानी इसके सामने वाली भुजा ये बड़ी होगी, यानी इसके कारणवश भाई AC बड़ा होगा और x के सामने वाला AB छोटा होगा। लग नहीं रहा, लेकिन भाई इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है। डन, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है कि भाई AC y अगर कोण बड़ा है तो उसके सामने वाली भुजा y के सामने वाली भुजा बड़ी होगी और x के सामने वाली भुजा छोटी, क्योंकि x कोण छोटा था। ओके, चलो भाई ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो अगली बात हमें कुछ ऐसा कहता है, और वो क्या कह रहा है कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यानी कि एक चीज याद रखना कि अगर कोई भी त्रिभुज आपके पास है, कोई भी त्रिभुज है, जैसे कि मैंने ये त्रिभुज बना दिया, ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूं ये 5 का है और ये 3 का है और ये 1 का है और ऐसा लिख दूं, क्या ये संभव है? तो कभी भी संभव नहीं है। याद रखना, जो बड़ी भुजा होती है, जो बड़ी भुजा होती है जैसे 5 है, वो हमेशा छोटी होनी चाहिए बाकी दोनों भुजाओं के योग से। तो क्या ये छोटा है? तो नहीं है। जब ये नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये बन जाए, ठीक है। तो इस कारणवश क्या होगा, तो ये आपका ज्यादा होना जरूरी है, यानी कि कम से कम 2 से तो बड़ा होना चाहिए, 2.5 तो कम से कम हो जाए कि भाई इससे हम देख पाएं कि भाई इससे बड़ा 2.5 हो गया तो 5 से बड़ा हो गया, इसका मतलब भाई ये पॉसिबल है, ठीक है भाई। 5 से बड़ा ये दोनों भुजाएं हैं तो पॉसिबल है। तो यही बात यहां पर कह रहा है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। भाई हमेशा होता है, हमेशा। डन, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर ये भी हमारा समाप्त होता है, यानी असमीकाओं के भी कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब आते हैं इसके आगे, इसके आगे के क्वेश्चंस पर आते हैं। नहीं, जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, यानी कि इस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट तो हमने क्लियर कर लिए हैं। अब इसके आधार पर कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हमें कहता है कि भाई यहां पर मैंने लिखा हल, और हल में हम यहां पर देख पा रहे हैं कि कह रहा है त्रिभुज ABC में, भाई त्रिभुज ABC में a माइनस बी 33 है और b माइनस सी 18 है। यानी कि अगर मैं त्रिभुज यहां पर ये बनाऊं, भाई ये त्रिभुज मैंने बना दिया जिसमें ये a है, ये b है और ये c है, और इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि त्रिभुज ABC में, मैंने यहां लिखा भाई त्रिभुज ABC में, इसमें देखा तो कोण a माइनस कोण b जो है ये हमें दे रखा है 33 डिग्री, और उसके बाद दे रखा है कोण b माइनस c जो है ये हमें दे रखा है 18 डिग्री। भाई इतनी बात हमें दे रखी है। ओके, डन, चलो ठीक है। अब उसके बाद और क्या चीज है, तो भाई हमें एक चीज पता है, क्या भाई, हमें पता है कि भाई कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, ये तीनों का योग 180 होगा ही होगा। तो क्यों होगा, क्योंकि यहां पर लिखेंगे भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। भाई यहां पर लिखा त्रिभुज के भाई तीनों कोणों का योग, भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होगा, वो हमने यहां पर लिख दिया है। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं और यहां पर लिखेंगे, जैसा कि हम यहां पर देख पा रहे हैं a माइनस बी बराबर में 33 है, तो क्या यहां से a का कोण निकाला जा सकता है, तो भाई बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो जब ये है तो उस कारण बस हम लिखेंगे तब a बराबर में होगा 33 प्लस में कोण b होगा, ठीक है। यहां की बात करें, अगर मैं c निकालना चाहूं तो भाई अगर मैं c निकालना चाहूं तो ये कितना, c उधर जाएगा 18 इधर आएगा, मतलब कि कोण b माइनस 18 डिग्री, भाई ये आ रहा है। भाई c अगर मैं निकालूं, c इधर प्लस में जाएगा, 18 इधर आएगा, तो b माइनस 18 आएगा, तो b माइनस 18 ही मैंने c के बराबर लिखा। डन, इस दोनों को उठाकर हम इस समीकरण में लिखेंगे, यानी कि ये आपका पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है और ये तीसरा समीकरण है। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, तो समीकरण, भाई यहां पर हम देख रहे हैं समीकरण 1, 2 तथा 3 से, भाई तीनों समीकरण की बात करें, समीकरण 1, 2 तथा 3 से की हम बात करते हैं, तो ए सी को यहां पर रखा तो ए का मान आ गया कितना, 33 प्लस में बी, ठीक है, और भाई बी तो बी ही है, और सी की जगह लिखा भाई बी माइनस में 18, बी माइनस में 18 डिग्री लिखा, और ये बराबर में कितना आ रहा है, तो भाई 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है भाई 180 डिग्री। यहां पर हम देखते हैं भाई कितना है, तो भाई बी 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 3 तो बी है, तो भाई 3b लिख दिया, और भाई क्या है 33 में से 18 गया, कितना बचेगा, तो 33 में से जैसे ही 18 जाएगा तो भाई 33 2 15 बच रहा है, और ये प्लस का 15 उधर जाके घट जाएगा, यानी कि हम क्या करते हैं 180 में से 15 को घटा देंगे। भाई 180 में से 15 को घटाया जो कि 165 आ गया है, और ये है कोण B और बटे में 3 है,
और यहाँ पर से इसको भाग करें तो 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15, यानी कि 55 डिग्री आ गया। यानी हम यहाँ से देख पा रहे हैं कोण बी तो 55 आ गया। ओके, अब अगर कोण बी 55 आ गया है तो उसको अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो कोण ए कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 33 प्लस में 55 आएगा, और इसको जोड़ा जाए तो 5 3 8 यानी कि 88 डिग्री आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कोण सी की अगर हम बात करते हैं, सी कितना होगा, तो भाई बी में से 18 डिग्री घटेगा, और भाई 18 डिग्री घटता है तो बी की हम बात करते हैं कितना हमारे पास 55, यानी 55 में से हमने 18 को घटा दिया, और 55 में से जैसे ही हमने 18 को घटाया तो हमारे पास क्या आ रहा है, तो यहाँ पर हमने देखा भाई 20 घटाएंगे 35 यानी 37 आ रहा है, 37 ये 37 डिग्री आ गया। इस अनुसार हमारे पास तीनों कोण आ गए हैं, कौन से, ए 88, सी 37 और बी कितना है 55। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको आप तीनों को जोड़ोगे तो ये 180 ही आएगा। भाई जोड़ के देख सकते हैं, भाई 55 में अगर मैं 88 जोड़ता हूं तो भाई कितना हो गया, तो भाई 5 8 5 13 और 8 5 13 मतलब कि 143 आ गया, और उसके अंदर जैसे इसको जोड़ेंगे तो भाई 7 50 और 3 180, भाई बिल्कुल आ रहा है, तीनों को जोड़ोगे 180 आएगा। इस अनुसार आप इसको चेक भी कर सकते हो, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। डन, क्वेश्चन समाप्त। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। हाँ जी, तो अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं, दी गई आकृति में आकृति हमें दे रखी है जो कि पी क्यू आर है। भाई पी क्यू आर त्रिभुज है, और भाई की भुजा क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया है, यानी हम इसमें देख रहे हैं कि इस क्यू आर को एस तक बढ़ा दिया गया है, और उसके बाद यदि पी क्यू आर तथा पी आर एस समद्विभाजक है, यानी कि इसको एक रेखा क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है, उसको यहाँ पर एक रेखा समद्विभाजित कर रही है, और दोनों मिलकर बाहर जाकर टी पर कट कर रहे हैं, भाई टी पर मिलते हैं। तो अब हमें सिद्ध करना है क्या कि क्यू टी आर कौन सा है, तो क्यू टी आर ये वाला कोण जो है वो भाई 1/2 है, किसके भाई, क्यू पी आर के, मतलब इस कोण के 1/2 है, इसका ये आधा है, ये हमें सिद्ध करना है। डन, तो भाई बिल्कुल हम सिद्ध करते हैं, और ये कैसे होगा, तो यहां पर देखिए इसके अंदर सबसे पहले मैंने लिखा दिया है, क्वेश्चन में दे क्या रखा है पहले वो हम देखते हैं। तो यहां पर भाई दिया है कि कंसेप्ट में हम यहां पर देखते हैं, तो भाई इसके अंदर मैंने देखा क्या कि भाई इसमें हमें पता है आकृति के अंदर ये कोण इसके बराबर है, यानी कि मैं यहां पर लिखूंगा कोण पी क्यू टी जो है ये बराबर है कोण आर क्यू टी के। ठीक है भाई, ये इसके बराबर दे रखा है, और साथ ही साथ यहां पर दे रखा है क्या, पी आर टी जो है, भाई कोण पी आर टी जो है ये बराबर है कोण एस आर टी के। भाई ये दोनों कोण बराबर हैं। डन, ये दे रखा है। उसके बाद हमें इसमें सिद्ध क्या करना है, तो वो लिखते हैं भाई मैंने लिखा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि हम यहां पर बात करते हैं, तो सिद्ध हमें यहां पर यह करना है कि कोण जो है क्यू टी आर जो है, कोण क्यू टी आर ये 1/2 है कोण क्यू पी आर के। भाई ये चीज हमें सिद्ध करना है। उसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं हम सिद्ध पर। भाई ये सिद्ध होगा कैसे, तो यहां पर लिखा मैंने सिद्ध। तो इस सिद्ध के अंदर हम सबसे पहले मानेंगे, क्या मानेंगे, तो भाई इसको मैं x मान लेता हूं, ये x आ गया, और तो ये भी x आएगा, ये y मान लेंगे तो ये भी y आएगा। क्या ऐसा किया जा सकता है भाई, बिल्कुल। तो यहां पर हम लिखते हैं भाई माना। भाई क्या मान लिया गया, तो मान लिया गया कोण पी क्यू टी जो है ये बराबर जो आर क्यू टी के था ये बराबर में मैंने x मान लिया, और साथ ही साथ भाई पी आर टी जो है और बराबर में क्या था, तो भाई एस आर टी जो है ये दोनों को मैंने y मान लिया। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके चलो ठीक है। अब अगर ये 2y है तो ये कितना होगा, तो ये आपका 180 माइनस 2y होगा। भाई कितना आएगा, 180 माइनस 2y होगा, ये 2y, क्योंकि हमें पता है कि ये पूरा कोण 180 का होता है, उसमें से अगर 2y को घटाएंगे तो 180 माइनस 2y ही आएगा। डन, तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, तो यहां पर भाई जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि कोण जो हमारे पास है क्यू आर पी जो है, भाई मैंने लिखा कोण क्यू आर पी जो है प्लस में, और हमारे पास क्या है क्यू आर पी और कोण फिर पी आर एस जो है ये मिलके हमारे पास आ रहा है 180 डिग्री, और इसका क्या हो जाएगा, तो ये आपका आएगा रैखिक युग्म, रैखिक युग्म है। ठीक है, तो रैखिक युग्म से 180 आ रहा है, और जैसा कि हमें पता है ये 2y है, तो इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, तो यहां पर भाई मैंने लिखा है इसको क्यू आर पी प्लस में ये 2y आ गया, पी आर एस जो है 2 आ गया, y बराबर में 180 डिग्री है, और इस अनुसार मैं लिख सकता हूं क्यू आर पी जो है ये बराबर में 180 माइनस में 2y आ गया। डन, ये 180 माइनस 2y आ गया। ओके, अब इस अनुसार अगर मैं देखता हूं इसके अंदर क्या कि भाई कोण P कितना है, तो हम यहां पर देखेंगे तब कोण P, भाई कोण P प्लस में 2x प्लस में ये हमारे पास है 180 माइनस 2y, ये बराबर कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। भाई देखो हुआ क्या है, तो त्रिभुज पी क्यू आर की बात करते हैं, तो इसके अंदर तीनों कोणों का योग 180 होगा। तो यहां पर भाई मैं रीजन में लिख देता हूं त्रिभुज पी क्यू आर में
भाई त्रिभुज हमारे पास है पी क्यू आर में। भाई ये त्रिभुज पी क्यू आर में तीनों कोणों का योग 180 होगा, तो वो हमने लिख दिया है। इस अनुसार अगर यहां पर देखा जाए तो हम क्या देख पा रहे हैं, तो भाई यहां से अगर मैं कोण P निकालता हूं तो 180 से 180 कट गया और इसको उठाकर उधर भेजा तो ये आया भाई 2y, भाई देखो माइनस वाला उधर जाके प्लस और ये माइनस, ये आ गया 2x आ गया। यानी कि अब मैं इसको लिख सकता हूं 2 कॉमन ले लिया तो y माइनस एक्स आ गया, यानी कोण P का मान है y माइनस एक्स। डन, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, कोण T निकालते हैं। देखो ये आपका कॉन्सेप्ट आ गया फर्स्ट। उसके बाद कोण सेकंड की बात करते हैं, तो त्रिभुज मैंने देखा भाई टी क्यू आर में। भाई इस त्रिभुज में की बात करें तो यहां पर भी ये x है, भाई कोण T लिखा पहले, फिर x लिखा और प्लस में ये कितना है, तो भाई 180। देखो क्या आ रहा है 180 माइनस 2y है ये वाला, और ये प्लस में y है, तो ये घटकर कितना होगा, तो ये होगा 180 माइनस में y आएगा। तो यहां पर लिख दिया भाई कितना, तो इसको हमने लिख दिया 180 माइनस में y लिख दिया, 180 माइनस में y और बराबर में 180 है। और यहां से देखते हैं 180 से 180 कट गया और कोण T का मान जो है ये उस साइड जाएगा, तो माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई, x उधर जाके माइनस एक्स। अब देखिए क्या है, P जो है वो डबल y माइनस एक्स है, T जो है वो y माइनस एक्स है। यानी इन दोनों समीकरणों से हम क्या कह सकते हैं कि इस T का डबल P है, या फिर कहा जाए तो P का आधा T है। तो हम यहां पर नेक्स्ट में लिखेंगे समीकरण, भाई मैंने लिख दिया समीकरण। भाई यहां पर देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, भाई समीकरण 1 तथा 2 से हम कह सकते हैं कि कोण P जो है वो, यानी P की बात करें तो यही चीज पूरी लिख सकते हैं कि कोण QTR जो है, भाई लिखा कोण QTR जो है ये 1/2 है कोण किसके, तो ये बराबर है कोण P 1/2 QPR के। और ये यहाँ पर समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। भाई ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये आपको आना चाहिए, आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। डन, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। ओके, तो मैं करता हूं इसे इरेज। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, अगला प्रश्न नंबर 3 की बात अगर हम करते हैं तो ये कह रहा है दी गई आकृति में, जैसे कि आकृति हमें दिख रहा है, ठीक है, इसमें भाई ABC एक त्रिभुज है। भाई ABC पूरा एक बड़ा त्रिभुज है जिसमें BC पर 2 बिंदु D और E इस प्रकार है कि BD और CE बराबर है। यानी इस पर यहां से 2 रेखाएं ऐसी खींची गई है कि BD और EC जो है वो बराबर है। चलो ठीक है, उसके बाद कहा है AD और AE भी बराबर है, मतलब ये भुजा AD और AE ये भी बराबर है। तो अब हमें दर्शाना है कि ABD कौन सा है, तो ये त्रिभुज हमारे पास है भाई ABD, ये त्रिभुज, और फिर ACE इसकी बात हम कर रहे हैं। ये दोनों हमारे क्या है, सर्वांक्षम है। ये चीज हमें सिद्ध करना है। चलो भाई इसको हम सिद्ध करेंगे। तो यहां पर भाई हमने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा दिया है, क्वेश्चन में क्या चीज दे रखा है। तो यहां पर कि हम बात करें तो इसके अंदर हमें त्रिभुज ABC में इसमें हमें दे रखा है क्या, तो भाई BD जो है वो बराबर है CE के, और साथ में AD जो है वो बराबर है AE के। भाई इतनी बात हमें दे रखी है। ओके, इतनी बात दे रखी है। अब उसके बाद हमें जो सिद्ध करना है इसमें वो लिखा मैंने, तो यहां लिखा सिद्ध करना है, सिद्ध। भाई यहां पर लिखा हमने सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो भाई यहां पर हमने देखा कि भाई त्रिभुज ABD जो है ये सर्वांक्षम होगा किसके, भाई त्रिभुज ACE के। ये हमें सिद्ध करना है भाई, ये दोनों चीजें सर्वांक्षम होंगी। डन, चलो भाई ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं भाई नेक्स्ट में भाई ये किस तरीके से होगा। तो इसके लिए भाई मैंने यहां पर लिखा सिद्ध। ठीक है, सिद्ध की हम बात करते हैं तो सिद्ध में क्या है, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये त्रिभुज और उसके बाद ये त्रिभुज दोनों को सर्वांक्षम हमें करना है। तो भाई मैं इसमें लिखता हूं सबसे पहले कि त्रिभुज दोनों को, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACE, इन दोनों की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इन दोनों की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर इन दोनों में हमें क्या दे रखा है, तो इन दोनों में हमें पता है BD जो है वो इसके बराबर है। ठीक है, तो पहली बात क्या है, तो भाई BD जो है ये बराबर है EC के। दूसरी बात क्या है, तो भाई AD जो है ये बराबर है किसके, तो भाई AE के। लेकिन क्या इन दोनों भुजाओं से ही, मात्र इन दोनों भुजाओं से ही क्या ये दोनों सर्वांक्षम हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते। लेकिन उसके बाद क्या है, तो उसके बाद मैं देखता हूं भाई त्रिभुज ADE की बात करता हूं। तो इसके थर्ड सिचुएशन के लिए तो यहां पर मैं लिखूंगा त्रिभुज ADE में। भाई इस त्रिभुज में की बात की जाए तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि भाई AD, जब इसमें लिखेंगे जब AD जो है वो बराबर होगा AE के,
जब AD, जब देखो इस त्रिभुज की बात करें AD में, ये भुजा जब इसके बराबर तो इसके सम्मुख कोण बराबर होंगे, यानी इसके सामने वाला कोण ये और इसके सामने वाला कोण ये बराबर होगा, दोनों बराबर होंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं तब कोण जो हमारे पास है ADE बराबर होगा AED, और ये दोनों कितने हो जाएंगे, तो ये दोनों के दोनों हो जाएंगे x हो जाएंगे। भाई ADE और AED जो दोनों हैं दोनों के दोनों x हो जाएंगे, ये चीज़ हमारे पास हो गया, डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई ठीक है, भाई ये भी x का हो गया और ये भी x का हो गया। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। भाई ये दोनों x के हो गए, तो उससे क्या हुआ, तो उससे ये हुआ कि अगर ये x का है तो ये कितना होगा, तो ये 180 माइनस x होगा, और ये भी 180 माइनस x होगा, ठीक है। अब यानी मैं यहां पर लिख देता हूं तब, भाई यहां पर लिखा तब कोण जो हमारे पास है ADB ये बराबर होगा किसके, भाई कोण AEC के होगा, और ये आएगा कितना 180 माइनस में x आएगा, भाई कितना 180 डिग्री माइनस में x आएगा, डन। तो ये भी 180 माइनस एक्स हो गया, ये भी 180 माइनस एक्स हो गया, ओके। अब यहां से हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, इन तीनों समीकरणों से हम क्या देख पा रहे हैं, तो समीकरण 1, 2, 3 से हम देख पा रहे हैं कि ये दो त्रिभुज जो है वो आपस में सर्वांगसम हो गए हैं। कैसे भाई, तो एक तो भुजा बराबर है, एक कोण बराबर है, एक भुजा बराबर है। तो यहां पर मैं लिखूंगा समीकरण 1, 2, 3 से, यहां लिख दिया समीकरण 1, 2 तथा 3 से। भाई समीकरण 1, 2 तथा 3 से की हम बात करते हैं तो यहां पर लिखा भाई त्रिभुज ABD ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACE के, ठीक है। और रीजन जो आएगा वो आएगा भुजा कोण भुजा, डन। इसका आंसर कंप्लीट होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न कैसा है, उसको भी करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से सॉल्व, ओके। चलो भी देखते हैं। हाँ जी, तो अगला है हमारा प्रश्न नंबर 4 और चौथा प्रश्न कुछ इस तरीके से कहता है कि जो ये आकृति हमें दिख रही है संलग्न आकृति, इसमें ABD में, भाई जो हम देख पा रहे हैं ABD में AB जो है वो AD के बराबर है, और ACE की बात करते हैं, ACE की बात करते हैं तो इसमें AC जो है वो AE के बराबर दे रखा है, और कोण की बात करते हैं तो BAD यानी कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। और साथ में हमें सिद्ध करना है BC जो है, भाई ये जो BC है वो बराबर होगा DE के, भाई ये चीज हमें सिद्ध करना है, तो भाई बिल्कुल करेंगे। और कैसे होगा, तो यहां पर देखिए, तो यहां पर भाई इसके अंदर हमने लिखा कि सबसे पहले दिया है, क्वेश्चन में दिया है लिखा, तो दिया है कि अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर भाई हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABD में, इसमें दे रखा है हमें AB जो है ये बराबर है AD के, ठीक है। और उसके बाद त्रिभुज ACE में, इसमें लिखेंगे भाई क्या बराबर है, तो AC जो है वो बराबर है AE के, ठीक है। और साथ में तथा क्या चीज, तो कोण BAD ये बराबर होगा कोण CAE के, भाई ये दोनों कोण के बराबर होगा। भाई क्या BAD जो है वो CAE के, सॉरी कौन सा है, CAE जो है इस कोण के बराबर है, ये दोनों कोण आपस में बराबर है, डन। चलो ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं इसके अंदर क्या, तो इसमें जैसा कि सिद्ध करने के लिए कहा गया है तो लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कंडीशन में हम यहां पर आते हैं तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि भाई BC बराबर में DE ये हमें सिद्ध करना है, तो इसके लिए हम आते हैं सिद्ध पर। भाई ये सिद्ध होगा कैसे, तो सिद्ध की बात करें तो सिद्ध करने के लिए भाई इसके अंदर तो जो दो भुजाएं हैं, एक भुजा BC है और एक भुजा DE है, तो इस दोनों भुजाओं से भाई इसकी बात करता हूं, ये भुजा DE है, ठीक है, ये भुजा DE है। तो इस ब्लू वाली जो ये भुजा है इससे मैं कहूं तो ये त्रिभुज बन रहा है, और इस ब्राउन वाले मतलब जिसकी इस भुजा की बात कर रहे हैं तो इससे हमारा ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ ये वाला त्रिभुज बन रहा है, ओके। तो ये वाला त्रिभुज और इस त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को अगर सर्वांगसम कर देते हैं तभी मामला बनेगा। तो उसके सर्वांगसम के लिए क्या चीज होगा, तो इसके लिए भाई एक कोण को मुझे यहां पर बराबर करना पड़ेगा, यानी अगर ये कोण इस कोण के बराबर होता है तो सोचा जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं यहां पर मानूंगा किसको, तो उसके लिए मैंने यहां पर मान लिया इसको x मान लिया, भाई इसको x मान लिया, ओके। तो यहां पर भाई सबसे पहले मैं लिखता हूं इसके अंदर क्या, भाई आकृति में भाई जो आकृति हमारे पास है तो इस आकृति में की हम बात करते हैं तो यहां पर क्या होने वाला है, तो यहां पर मैं देखता हूं इस आकृति के अंदर कि कोण हमारे पास BAD जो है, भाई कोण जो हमारे पास है जो हमने लिखा हुआ है BAD ये बराबर है कोण किसके, तो EAC के, भाई BAD जो है वो EAC के बराबर है, दोनों कोण बराबर है। चलो ठीक है। अब ये दोनों कोण बराबर है, अगर दोनों में हम x जोड़ते हैं तो क्या हो गया, तो दोनों और x जोड़ने पर, दोनों और
एक्स का मान क्या है, तो भाई DAC है, कोण DAC जोड़ने पर दोनों और DAC जोड़ने पर क्या होगा, तो इस x को अगर दोनों ओर जोड़ेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, इधर भी x जुड़ा इधर भी x जुड़ा, सेम तो जुड़ा है। और अगर मैं ये x इसमें जोड़ता हूं तो कोण का नाम क्या हो जाएगा, तो BAC हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा तब कोण BAC जो है ये बराबर हो जाएगा किसके, तो भाई EAD के बराबर हो जाएगा, कोण EAD के बराबर हो जाएगा, भाई EAD के बराबर हो जाएगा। डन। तो ये बात हमारी फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया है। अब इसके बाद जैसा कि मैंने बताया था कि ये ब्लू वाला और ब्राउन वाला दोनों को सर्वांक्षम करना है, तो भाई बिल्कुल वही करते हैं। तो इसके बाद मैं आता हूं किसमें, तो त्रिभुज जो हमारे पास है भाई ABC तथा त्रिभुज दूसरा वाला क्या है, तो दूसरा वाला हमारे पास भाई ABC हो गया और ADE हो गया। इन दोनों त्रिभुजों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता है इसमें AB के बराबर जो आ रहा है वो है AD। भाई AB के बराबर AD है जो कि क्वेश्चन में हमें दिया है, तो हमने यहां पर लिख दिया कि भाई ये दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो अगला वाला हमारे पास क्या है, तो उसके बाद हम देखते हैं जो कोण, ये समीकरण 1 वाला है, ये कोण हमारे बराबर है, यानी इसको लिखने की जरूरत नहीं, एक बार हम वो लिख चुके हैं कि ये पूरा कोण जो है, ये पूरा कोण जो है ये पूरे कोण के बराबर हो चुका है, तो यहां पर ये हो गया। तीसरी चीज बात करते हैं, तो भाई AC जो है, यानी इस त्रिभुज की बात करें, इसमें AC और इसमें क्या है, तो AE, ये आपस में बराबर है, तो AC बराबर में AE, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में हमें दे ही रखा था, शुरू में दिया है, ठीक है। अब भाई इसके अंदर क्या चीज है, ये हमारे पास क्या भाई दिया है के अकॉर्डिंग आ गया, यानी कि ये फर्स्ट था, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अब तीनों बात से हम कह सकते हैं समीकरण 1, 2 तथा 3 से, समीकरण 1, 2 तथा 3 से की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर क्या होगा, तो समीकरण 1, 2, 3 से हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, तो हम ये कह सकते हैं यहां पर कि भाई त्रिभुज कौन सा, तो भाई ABC जो है ये सर्वांक्षम हो गया है त्रिभुज किसके, तो भाई ADE के। भाई ABC जो है वो ADE के सर्वांक्षम हो चुका है, और इसका रीजन क्या है, तो भुजा कोण भुजा आ गया है, तो यहां पर मैंने लिख दिया कि भाई इसका रीजन जो आ गया है वो है भुजा कोण भुजा। ओके डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई ठीक है, अगर दो त्रिभुज सर्वांक्षम है तो उसके संगत भुजाएं बराबर होगी, तो भाई बिल्कुल होगी। तो इसका मतलब हम लिखेंगे कि भाई इसी के अनुसार भाई BC जो है, यहां लिख दूंगा तब BC बराबर में कितना आ जाएगा, तो भाई ED आ जाएगा, BC बराबर में ED आ जाएगा। ओके, और इसका रीजन क्या है, तो रीजन ये होता है कि अगर दो त्रिभुज अगर सर्वांक्षम हैं, उसकी वजह से अगर उनकी संगत भुजाएं बराबर लिखी जाए तो इसका मतलब वो होगा रीजन CPCT से, यानी दो सर्वांक्षम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है CPCT। भाई क्या है, सर्वांक्षम त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक समान होती है, ये लिखो, या इंग्लिश में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, और इसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो CPCT, यहीं पर बात खत्म करो। तो ये आपका आंसर कंप्लीट होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। ओके चलो भाई देखते हैं। हाँ जी, तो अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 कुछ ऐसा कह रहा है कि ABC त्रिभुज के अंदर कोण A जो है 40 है, B जो है 60 है, तो ज्ञात कीजिए कौन सी भुजा सबसे बड़ी और कौन सी भुजा सबसे छोटी है। तो यहां पर भाई मैंने लिखा, एक बनाया एक त्रिभुज, ठीक है, एक त्रिभुज बनाया जिसमें ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। और इसके अंदर जैसा कि क्वेश्चन के अंदर कह रखा है, क्या कह रखा है, तो भाई मैंने यहां पर लिखा दिया है, भाई दिया है। इसके अंदर मैं क्या कह सकता हूं कि भाई इसमें हमें दे रखा है त्रिभुज ABC में, इसके अंदर कोण A जो है वो 40 का है और कोण B जो है वो 60 का है। भाई ये दो कोण तो दे रखे हैं, A 40 का और B 60 का दे रखा है। डन, चलो ठीक है। अब इसमें ज्ञात करना है कौन सी भुजा सबसे बड़ी है और कौन सी भुजा सबसे छोटी है। भाई इसमें कौन सी भुजा सबसे बड़ी है और कौन सी भुजा सबसे छोटी है, ये चीज हमें देखना है। ओके चलो भाई, तो इसको कैसे देखा जाए, तो भाई जैसा कि मैं देख रहा हूं A हमारा 40 डिग्री है और B जो है वो 60 डिग्री है, तो C कितना होगा, तो इसके अनुसार मैं इसमें आऊंगा। भाई इसमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है कि बात करूं तो कौन सी भुजा सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा कैसे ज्ञात होगी, तो उसके बारे में हम यहां पर देखते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा हल, और हल की बात अगर मैं करता हूं तो इसी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज ABC में हमें पता है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, इन तीनों कोणों का योग 180 होता है कि नहीं होता भाई।
तो यहां पर भाई लिख सकते हैं क्या, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग। भाई त्रिभुज के तीनों कोणों के योग की बात हम कर रहे हैं। चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद यहां पर भाई मैंने क्या देखा, तो यहां पर भाई मैं देख पा रहा हूं ए है 40, ठीक है, और उसके बाद भाई क्या है, तो भाई ए 40 है, बी जो है वो 60 है, और सी का हमें पता नहीं, और ये बराबर में 180, 40 और 60 100 हो गया, उधर जाके घट जाएगा, यानी कि कोण सी जो है वो 80 डिग्री आ गया है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर हम देख पा रहे हैं कि सी जो है वो 80 डिग्री का आ गया है। अब इस अनुसार सबसे छोटी भुजा कौन सी है, तो हमने पढ़ा है सबसे छोटे कोण के सम्मुख सामने वाली भुजा सबसे छोटी होती है, तो यहां से मैं कह सकता हूं तब कोण कौन सा, भाई ए सबसे छोटा है, ठीक है, और उसके बाद कोण दूसरा कौन सा है, तो भाई बी उससे बड़ा है, फिर कोण सी जो है उससे छोटा है। भाई इस तरह से चल रहा है, सबसे छोटा ए है, फिर बड़ा बी, फिर बड़ा सी। तो यहां पर लिखेंगे तब ए के सम्मुख भुजा जो है वो कौन सी भुजा है, तो भाई बी सी, तब बी सी सबसे छोटी भुजा है। भाई तब हम कह सकते हैं ए सी जो बी सी जो है वो सबसे छोटी भुजा है। और इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, तो भाई बिल्कुल करना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है, जिसमें हमने त्रिभुज चैप्टर को पूरा फिनिश कर दिया है। मात्र 30 मिनट के लगभग 30, 32, 35 मिनट हो गए होंगे, तो इसके आसपास ही आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है। यानी कि इस छोटे से टाइम के अंदर हमने पूरे चैप्टर को फुल्ली रिवाइज भी कर दिया और साथ ही साथ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए। तो भाई इस सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर देना और लाइक भी इसे जरूर कर देना। और भाई शेयर अगर करोगे तो इससे उनको भी फायदा मिल पाएगा। तो भाई ये भी बात है, भाई दूसरों का भी फायदा होना चाहिए। अपना फायदा हो रहा है, दूसरों का फायदा हो तो बहुत ही फायदा होगा। ओके चलो भाई, तो ठीक है, तो इसी के साथ करते हैं आज के सेशन को समाप्त। उसके बाद में फाइनली आपको बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। रही बात हिंदी मीडियम की, तो 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषय वो भी यहाँ पर अपलोडेड है और ये भी बिल्कुल फ्री। ओके, और ये सारे कंटेंट आपका हाई क्वालिटी एजुकेशन होता है, वो भी 100% फ्री। और ये यानी है जैसे कि हम देख पा रहे हैं सीबीएसई इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और भी जितने भी बोर्ड्स हैं जो एनसीईआरटी पर रिलेट करते हैं वो सभी को यहाँ पर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपको बस प्लेलिस्ट पर जाना है और सारे कोर्स को अपनी स्टडी करनी है। ओके, और साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जाम जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूटी, इसकी भी प्रिपरेशन यहाँ पर करवाई जाती है। और उसके बाद स्पोकन इंग्लिश भी अवेलेबल है। और ये सारा कोर्स यूट्यूब पर तो आप देख ही रहे हो, तो उसके साथ साथ आप हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com या फिर हमारा मोबाइल एप्लीकेशन मैग्नेट ब्रेन्स, इस पर जाकर भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हो। और यहाँ पर आपको पूरा कोर्स बिल्कुल अरेंज और सिस्टमैटिक तरीके से मिलता है। यानी आपको इसमें भी कोई भी वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं, हर चीज़ बिल्कुल अरेंज मिलेगी। और ऐसा नहीं इसमें पैसा लगेगा, तो नो, इसमें भी कोई पैसा नहीं है, यानी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो भाई इसका फायदा उठाइए। और फाइनली आपको कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।